जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के साथ यहां पे स्टैटिक जीके की भी क्लास यहां पे मिलती है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास आपको यहां पे मिलेगी। आज जो आप लेक्चर नंबर देख रहे हैं 1068 नंबर की क्लास देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट किसे बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस समारोह का जो मुख्य अतिथि बनाया गया, यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को यहां पर हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाया गया है। आइए पूरी डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जरा गौर से देखिए ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठे और इमेज आपके दिमाग में बैठेगा तो आपको बाकी चीजें भी याद होंगी। तो भारत के द्वारा इनको यहां पे नया चीफ गेस्ट बनाया गया है जो कि नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया है। देखिए भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत जो है यहां पर इंडोनेशिया के साथ एक डील करने वाला है और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के डील करने वाला है। तो भारत पहले फिलीपींस को यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहा है और एक डिफेंस डील के साथ भारत के पास एक अच्छा पैसा आएगा, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। और ये इनको चीफ गेस्ट इसलिए भी शायद बनाया जा रहा है, ये एक दो देशों के बीच में जो रिलेशन होते हैं इन सभी चीजों पे मायने रखता है कि किन्हें हमें चीफ गेस्ट बनाना है, किसे नहीं बनाना। तो सुबियांतो की यात्रा से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है, तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिए राष्ट्रपति बनने के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस के पास दूसरा देश बन सकता है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया है और अब यहां पे भारत लगातार इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दूसरे देशों को भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत वेपन सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि 2024 यानी इस साल के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको यह याद रखना है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, यहां पे राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं वो मुख्य अतिथि थे। क्लियर है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत के सबसे पहले रिपब्लिक डे के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं, इनका नाम है सुकर्णो। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का सबसे पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था और इनको यहां पे चीफ गेस्ट बनाया गया था। देखिए जो रिपब्लिक डे होता है हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं। हम 26 नवंबर 1949 को हमने अपना पूरा संविधान बना लिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने इसको बना करके तैयार किया था और इसे लागू हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पूरा संविधान लागू किया था। हमने 26 जनवरी का डेट इसलिए चुना था क्योंकि 1930 में हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इस 26 तारीख को ही घोषित किया था। इस वजह से हम 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया अपने पूरे संविधान को। क्लियर है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है विनबेक्स अभ्यास से रिलेटेड। तो विनबेक्स अभ्यास 2024 ये जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो विनबेक्स नाम में ही छुपा हुआ है कि भारत और किन देश के बीच में अभ्यास है। भारत और वियतनाम के बीच में यह जो अभ्यास है ये हो रहा है। भारत और वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार इसका कौन सा एडिशन है? तो इस बार इसका 5वां एडिशन है, 5वां संस्करण है। कहां पर हो रहा है? हरियाणा के अंबाला क्षेत्र में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको वेन्यू भी याद रखना पड़ेगा, भारत और वियतनाम के बीच में। तो यहां पे दोनों देशों की जो सेना है और वायु सेना है ये दोनों यहां पे शामिल होगी। हमारी जो थल सेना है, हमारी जो वायु सेना है, इस संस्करण में दोनों सेनाओं को यहां पे शामिल किया जा रहा है और भारतीय सेना के 47 यहां पे जवान शामिल होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि विनबेक्स की स्थापना कब से हुई, कब से हम कर रहे हैं, तो 2018 से इस अभ्यास को हम यहां पे कर रहे हैं। आपको यह भी याद रखना है। अब देखिए बात यहां पे आई है दोस्तों वियतनाम की। तो वियतनाम कहां पे लोकेटेड है? आइए वियतनाम को देखते हैं। तो आप यहां पे मैप में देखिए, आप ये साउथ ईस्ट नेशंस हैं, जो साउथ ईस्ट नेशन आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये म्यांमार है और ये लाओस है इससे लगा हुआ, थाईलैंड है, ये कंबोडिया देश है और इधर देखिए आप तो ये जो जगह आप देख सकते हैं ये येलो कलर में
वियतनाम है और ऊपर यहाँ पे चाइना है। ये साउथ चाइना सी काफी ज्यादा विवादित है और यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं अपना अपना कहते हैं कि साउथ चाइना सी हमारा है, चाइना कहता है पूरा ही रीजन हमारा है। तो यहाँ पे वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है? वियतनाम की कैपिटल हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ की करेंसी डोंग है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन है और लुओंग कुओंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साउथ ईस्ट में आता है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। भारत और ओमान के बीच में रिसेंटली में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास हुआ है। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ब्रिज में कोई मैन खड़ा है तो आपको याद रहेगा ओमान। भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है, यह भी आपको याद रखना है। भारत और ओमान के बीच में एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है जिसे हम बोलते हैं अल नज़ह अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ रिसेंटली में, यह भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी हमने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जा रहा है? द फेस्टिवल ऑफ छठ पूजा इज मेनली बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए छठ पूजा का जो त्योहार है ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? बिहार राज्य में छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। और भी बिहार के बहुत सारे जो पड़ोसी राज्य हैं, खासकर अगर हम बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो ईस्टर्न यूपी है, नेपाल का तराई क्षेत्र है, यहां भी छठ पूजा मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत बड़ा त्योहार है। बिहार के लोग इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्लियर है? तो ये जो फेस्टिवल होता है कितने दिनों तक चलता है? ये फेस्टिवल फ्रेंड्स 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये 8 नवंबर को समाप्त होगा। इस त्योहार में सूर्य भगवान की पूजा होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन 4 दिनों में क्या क्या होता है आइए यहाँ पे जानते हैं। तो छठ पूजा का जो फर्स्ट डे होता है, यहाँ पर जो भी भक्त होते हैं वो पवित्र जल से स्नान करते बाथ लेते हैं और उपवास करते पहले दिन। दूसरे दिन क्या होता है? वो प्रसाद भोजन को तैयार करते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं? श्रद्धालु जो होते हैं वो पानी में खड़े होते हैं और डूब करके सूर्य का अर्घ्य देते हैं। आपने अर्घ्य देखा होगा ना, इस प्रकार से हम अर्पण करते हैं। और चौथे दिन जो है उगता हुआ जो सूर्य होता है तब अर्घ्य देते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। तो इस फेस्टिवल के चारों दिनों के महत्व के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बिहार में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखना है। जैसे जो पशु मेला है सोनपुर का, सबसे बड़ा सोनपुर में लगता है। फिर है दोस्तों सामा चकेवा, फिर है श्रावणी मेला और पितृपक्ष मेला और राजगीर महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट बिहार में फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको 3 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ये जनरल जो रेजनीन डायर आप नाम समझते हैं। नेक्स्ट है किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कनाडा की है। तो 3 प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स पे दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया गलत किया। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन वापस से दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कटक किस नदी पर बसा हुआ? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी का मिशन प्रोबा 3 भारत यहां पे लॉन्च करने वाला है? इंडिया विल लॉन्च विच स्पेस एजेंसी मिशन प्रोबा 3 इन दिसंबर 2024। तो इसी साल दिसंबर 2024 में, साल के आखिरी महीने में दोस्तों यहां पे ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो आप देख सकते हैं मिशन है प्रोबा 3 भारत लॉन्च करेगा। अब आइए जानते हैं कि प्रोबा है क्या और भारत इसे क्यों लॉन्च करेगा, इसका क्या मकसद है, पूरा डिटेल से जानते हैं। पहले आप प्रोबा 3 का फुल फॉर्म जानिए। प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो इसकी लॉन्चिंग कहां से होती है? जितनी भी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग होती है वो हमारे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से होती है। तो दिसंबर 2024 में भारत श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से इसे लॉन्च करेगा। और इस मिशन का जो उद्देश्य है, जो सूर्य की परिधि होती है ना, सूर्य की परिधि, आप ये सूर्य है और सूर्य का अपने परिधि इसे कहते हैं हम, सर्कमफेरेंस इसे हम कहते हैं।
तो वहां पे आपको कोरोना देखने को मिलता है, एक धुंधला सा हिस्सा देखने को मिलता है। तो उसकी स्टडी करने के लिए यहां पे इस मिशन को भेजा जा रहा है, जो यहां पे भारत इसे लॉन्च करेगा। हम बात कर लेते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों 1975 में स्थापित हुआ, 1975 में। इसमें 22 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जितने भी नए छात्र हैं तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो आप क्लास देख रहे हैं, उस क्लास की पीडीएफ आपको ठीक आधे घंटे के बाद मिल जाएगी, जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है। आप ई बुक्स में जाना, आप टेस्ट सीरीज में जाना, जहां पर आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हो, आप यहाँ पे टेस्ट पास में जाना, तो ई बुक्स में आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च हो चुकी है, आप जाकर के डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल बुक आई है, वो है ईयरली हाफ ईयरली की ई बुक। यहां पर आपको 10 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको देखने को मिलेगी, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो 10 महीने के करंट अफेयर डिटेल के साथ 500 एमसीक्यू के साथ आपको यहां पे मिलने वाला है। जीके जीएस के सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट इनेक्टेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो देखिए, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है यूपी का, ये 2004 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा विवाद हो रहा था और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को खत्म कर दिया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में चलते रहेंगे 2004 में एक्ट के तहत जो बनाए गए थे। आइए जानते हैं पूरे डिटेल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को, यानी इस एक्ट को बरकरार रखा है। ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, मदरसे यहां पे खत्म होंगे, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे संरक्षित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक बताया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले को बदला है और इस एक्ट को वैध बताया है। अब दोस्तों अगर एक डेटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं वो चलते रहेंगे, वहां पे लगभग 16,000 स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे 16,000 मदरसे हैं जहां पे 17 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वहां पे सरकारी स्कूल में ये 17 लाख स्टूडेंट नहीं भेजे जाएंगे, वो मदरसों में पढ़ेंगे, ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो इस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, आपको इसका उद्देश्य बता देता हूं। 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया था और इसका पारित करने का मकसद है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, यानी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। लेकिन ऐसा मानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, यहाँ पे केवल इस्लाम सिखाया जाता है और भी चीजों को नहीं सिखाया जाता, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। अभी आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में एक करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था, वहां की मदरसा ने फैसला किया है कि वहां पे संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो लगातार उधर भी काम अच्छा हो रहा है और जो अपोजिशन जो ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों को धीरे धीरे निराधार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संरक्षण दिया है, ऐसा यहां पे एक्ट में साफ साफ बताया गया। अब दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है और स्प्लिन यानी प्लीहा में जाकर के मरती, जिसे हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? तो 2 से लेके 4 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। जो श्वेत रक्त होता है यानी डब्ल्यूबीसी, उसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम? इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। हमारे बॉडी का जो हीट रेगुलेटर होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो हमारे ब्रेन के जस्ट मिडिल ऑफ लोकेटेड होता है। जो भी हमारा पित्त स्त्रावित किया जाता है लीवर के द्वारा, वो गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर किया जाता है। पित्त को हम बाइल जूस भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड
और इस इंटरनल ग्लैंड लीवर है। वैसे तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि वो स्किन है, लेकिन इंटरनल ग्लैंड अगर बात करें तो लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग वैसे त्वचा है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आई। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर, छठवां प्रश्न। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस फिल्म को सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो, इसको किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त कर ली है? द फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो हैज क्वालिफाइड फॉर द ऑस्कर 2025 इन विच कैटेगरी? तो ये लाइव एक्शन लघु फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में यहां पर इन्होंने क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनका नाम है चिदानंद एस नाइक। तो चिदानंद एस नाइक के द्वारा यहां पर डायरेक्ट की गई है फिल्म, और ये 2025 के ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर रही है। किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रही है? लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। क्लियर है? तो दोस्तों कन्नड़ भाषा की ये फिल्म है और लघु फिल्म भारतीय लोक कथाओं परंपराओं से प्रेरित है। इस साल की शुरुआत में इस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव जो कि पेरिस में हुआ था, तो ला सिनेफ चैन में प्रथम पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी आपको रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है, लापता लेडीज को मिली है। तो ये भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम चर्चा कर ले तो सिनेमा जगत का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है, जो कि अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है। इसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 7वां प्रश्न, संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? संजय कुमार वर्मा हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच वन ऑफ द स्टेट? तो महाराष्ट्र राज्य के यहां पे डीजीपी बने। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी डीजीपी होता है वो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। तो संजय कुमार वर्मा डीजीपी बनाए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के इलेक्शन कमीशन के द्वारा संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया रश्मि शुक्ला के स्थान पर। ही हैज रिप्लेस्ड विच पर्सन? रश्मि शुक्ला के स्थान पर ये बनाए गए हैं। तो रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला पुलिस महानिदेशक है। मेरे पीछे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में कहां पे बनाई जा रही है, तो नासिक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कौन सा राज्य है जो सबसे पहले यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अगले साल 2025 से लागू होने वाला है? तो यहां पे पहला राज्य जो है महाराष्ट्र ने यूपीएस लागू किया है, पहला राज्य बना है। लाडला भाई योजना की शुरुआत कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। उसी प्रकार से मंथली यहां पे पैसे दिए जाएंगे हमारे भाइयों को जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे जैसे लाडली बहनों को दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रॉक कला को अभी संरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की अधिसूचना यहां पे जारी की, नोटिफाई किया है। दोस्तों सबसे बेस्ट कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र राज्य की सबसे पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सैनिक बनी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। मेलरी किस राज्य का 17वां डिस्ट्रिक्ट बना है? तो नागालैंड का मेलरी जो है ये 17वां डिस्ट्रिक्ट बना है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेलरी को ऑफिशियल तौर पे नागालैंड का 17 डिस्ट्रिक्ट यहां पे घोषित किया गया है। यहां पे विशेष रूप से कौन सी प्रकार की जनजाति निवास करती है? तो पोचेरी नागा जनजाति यहां पे निवास करती है। नागालैंड में जो नया जिला बना है, तो नए जिले निर्माण के लिए राज्य का जो राजस्व विभाग होता है यानी जिसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, उसकी ओर से कमेटी बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। उसके बाद नए जिले के निर्माण के लिए जो राज्य का विधानसभा होता है, स्टेट असेंबली होते है, वो यहाँ पे कानून पारित करता है, वो डिसाइड करता है कि बनाना है कि नहीं, और राज्य के राजपत्र में कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? नागालैंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे नागालैंड की लोकेशन को देखें तो आप ये नागालैंड देख रहे हैं, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड के बगल में असम लगा हुआ है, इधर मणिपुर लगा हुआ है। तो नागालैंड जो है इसका गठन 1963 में हुआ है। इसकी कैपिटल कोहिमा है।
ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ के सीएम नेफ्यू रियो है, और विधानसभा सीटें यहाँ पे टोटल 60 है। दोस्तों राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीटें 1 है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तो आपको पता चल गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तोखू एमोंग मनाया जाता है, और आओ लांग महोत्सव भी यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है, आपको बताना है। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक बताया गया है, बेंगलुरु का ट्रैफिक सबसे खराब है, उसके बाद नाम आता है पुणे का। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है, इसको रिपोर्ट अभी यहां पे जारी किया है। सबसे खराब गाड़ियों की भीड़ भाड़ वाले शहरों में सबसे पहले स्थान पर बेंगलुरु का नाम एशिया में। तो भारत में भी तो स्वाभाविक रूप से ये बेंगलुरु ही टॉप में होगा। सेकेंड प्लेस पे दोस्तों पुणे है, दूसरे स्थान पर। न्यू दिल्ली 12वें स्थान पर है, और मुंबई को 14 प्लेस यहां पे दिया गया है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की जो कैपिटल लंदन है और आयरलैंड की कैपिटल जो डबलिन है, वहां का जो यातायात है, वहां का जो ट्रैफिक है वो सबसे खराब है, और सबसे अधिक गाड़ियों की भीड़ वाला जो शहर है ये बताया गया है, आपको याद रखना है। जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स होता है ये भी लंदन में ही प्रकाशित किया जाता है। तो बेंगलुरु को 6th प्लेस मिला है, पुणे को 7th, और 9th प्लेस पे मनीला फिलीपींस है, 11th प्लेस पे ताइचुंग ताइवान है, और 14th प्लेस सपोरो जापान। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर आई देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने दोस्तों आशीष खन्ना। आशीष खन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माथुर जी की जगह पे आशीष खन्ना को यहां पे बनाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का जो ऊर्जा विशेषज्ञ है, एनर्जी एक्सपर्ट है, वो आशीष खन्ना है। ये इंटरनेशनल सोलर अलियंस के अगले महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, और दोस्तों मार्च 2025 में ये कार्यभार को संभालेंगे और अजय माथुर के स्थान पर आएंगे। तो याद रखिएगा अजय माथुर के स्थान पर आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलियंस है, भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में स्थापित किया था, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को भी समझ लेते हैं। तो इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन कौन है? इटारू ओटानी है। प्रवीणा राय एमसीएक्स की सीईओ और एमडी हैं। हमारे जो नए रक्षा सचिव हैं जो राजनाथ सिंह की हेल्प करेंगे, उनका नाम है राजेश कुमार सिंह नाम है। क्लियर है? चलिए दोस्तों RRR सेशन में आज हम अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे रिवाइज करने वाले हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं पुराने करंट अफेयर्स के। राफेल नडाल ने संन्यास लेने की घोषणा करी है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित हैं राफेल नडाल। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा बने हैं। $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा है? तो भारत चौथा देश है। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? तो मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है। WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है इस खिताब को। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू करी है? तो यहां पे देखिए आप, आदित्य बिरला ग्रुप ने इसकी शुरुआत करी है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी की निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो संकल्प पहल किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी नीति स्टार्ट की है? तो इसे कहते हैं हमसफर पॉलिसी, हमसफर नीति। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो मैहर मध्य प्रदेश में यह स्टार्ट हुआ है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। मैया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यहां पर देखिए मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है मैया सेंडू। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है।
निगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो निगोल चाकोबा फेस्टिवल मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया गया। कहां पर? मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल रहीम राठौर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के चुने गए हैं। नेक्स्ट है रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां पर शुरू हुआ है? तो 7वां सत्र न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। माउंट लेबो टोबी लाकी लाकी, ये जो ज्वालामुखी किस देश में जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इंडोनेशिया में आपको ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? जापान इसे लॉन्च करने वाला है। ग्रीन स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथियान खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो पानी में अघुलनशील दूध, चीनी, नमक, ये हो जाएगा, घुल जाएगा। चाक पाउडर नहीं है। एमटीएस हवलदार में पूछा गया प्रश्न है। विटामिन डी के लंबे समय तक कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको रिकेट हो सकता है, तो बाला स्थिति विकार जिसे कहते हैं। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ। वे किसके लिए बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो एमटीएस 2023 का प्रश्न, सितार के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर की इंफाल घाटी कौन शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? यहां पर आपको मणिपुर के जो शिल्प इंफाल वैली है मणिपुर में, वो किसके लिए जानी जाती है? तो कौना इसका सही आंसर हो जाएगा। एमटीएस 2021 का प्रश्न था। दोस्तों अब 6 नवंबर के करंट अफेयर्स का फाइनली मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अगले वर्ष हमारे चीफ गेस्ट होंगे। साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। छठ पूजा के त्योहार में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ त्योहार में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। शंख एयर किस प्रदेश की पहली एयरलाइन है? तो उत्तर प्रदेश की शंख एयर जो है ये पहली एयरलाइन है। दोस्तों आज का सवाल है छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जा रहा है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आप यहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक्स यहां पे, टेस्ट सीरीज यहां पे, टेस्ट पास यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपको यहां पे मिल जाएगी। मैराथन ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो 10 महीने के करंट अफेयर्स की बुक आप पढ़ सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और हर मंथ की करंट अफेयर्स की भी ई बुक है। दोस्तों यहां पे रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहां पे 3 नवंबर लिखा, 5 नवंबर का रिजल्ट है हमारे पास। 5 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स में पायल जैन ने टॉप किया है, हरीश सेकंड है, सीमा थर्ड, अनिल, रमेश, बजरंग, मुकेश, वीके दुबे, श्री कृष्णा गोस्वामी और मनोज गुंडुआ। दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी कल टेस्ट हुआ है 23 पेज नंबर का। हरीश कुमार ने टॉप किया है। यामिनी, मनोज, आयांश, डायनेमिक, सोहन, नित्यानंद, सुमन, विक्रांत, अंशु जो डेली टेस्ट दे रहे हैं उनका लगातार रैंकिंग इंप्रूव होता जा रहा है। तो डेली टेस्ट दीजिए। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो टेस्ट पास आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपको 3000 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास पे देखने को मिलेगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। रेलवे एग्जाम, सीमैट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, यूजीसी एग्जाम, जितने भी एग्जाम सबकी प्रैक्टिस आप एक ही टेस्ट से कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जिसपे 81 टॉपिक्स है। आप इसे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है, वहां से आप बुक को ऑर्डर करिए। और 81 टॉपिक्स यहाँ पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हर चीज है। आप यहाँ पे पढ़िए इस बुक को, तो आपको बहुत नॉलेज होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अभी 10 मिनट की किंग सीरीज को कोई भी क्लास ना छोड़े। बर्निंग इश्यूज भी मैं लाता रहता हूं, आपने देखा है, शॉर्ट्स वीडियो भी मैं लाता रहता हूं। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और सीखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट